आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। जी हां, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहुंच चुके हैं सऊदी अरबिया और उनका इस्तकबाल जो सऊदी अरब के प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने उनका इस्तकबाल किया है। लेकिन बहुत सारे सवालात पैदा हो गए हैं। सवाल ये है कि क्या कोई बड़ी डील होने वाली है, सवाल ये है कि क्या मिडिल ईस्ट में कुछ अच्छा होने वाला है, सवाल ये भी है कि क्या मिडिल ईस्ट में कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। सवाल फिलिस्तीन को लेकर के है, गाजा को लेकर के है, ईरान के साथ जो न्यूक्लियर पर बातचीत हो रही है उस पर भी सवाल है। कई तरह के सवाल हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो गया था कि हम किसी माहिर से बात करें, एक्सपर्ट से बात करें कि आखिर ये जो डोनाल्ड ट्रंप की सहरोजा यानी 3 रोजा विजिट है वो सऊदी अरब में है, फिर यूएई जाएंगे, कतर जाएंगे, मुलाकात करेंगे। 3 दिन की विजिट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं शौकत भारती साहब से जो मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा पहली नजर में। यही कि क्या कहेंगे, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का दौरा शुरू हुआ है, सबसे पहला रद्द अमल आपका आना चाहिए शौकत भारती साहब। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि दौरा किसका है और उसका पुराना इतिहास क्या है, पुरानी हिस्ट्री क्या है। ये वही डोनाल्ड ट्रंप हैं जिन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर मोहम्मद बिन सलमान के साथ मिलकर अब्राहम अकॉर्ड करवाया था और पूरी तरीके से जेरूसलम को इजराइल की कैपिटल बनाने में बहुत बड़ा रोल था। ये बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बहुत क्या कहते हैं करीब थे और जैसा कि ट्रंप का दामाद कुशनेर जो है वो एक जीव है, वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ था और यहाँ के ऊपर एक अब्राहम अकॉर्ड करके इजराइल के साथ तमाम अरब ममालिक के बहुत अच्छे रिलेशन करवा दिए गए थे और इवन सऊदी अरेबिया से भी इजराइल के एम्बेसी खोल दी गई थी। तमाम बहरीन, कतर, जॉर्डन सब इजराइल के साथ। तो ये तमाम लोग जो इजराइल के साथ आए उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का है और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से क्या कर रहे थे कि उसके ऊपर वहां पर आए और आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने ने ये क्या नाम है 2018 में जो है ये अपना अब्राहम अकॉर्ड करा दिया था। और यही डोनाल्ड ट्रंप है कि इन्होंने कहा था कि गजा को हम जहन्नम बना देंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप है जिन्होंने एआई के जरिए एक पिक्चर लॉन्च करके बताया था कि गजा को इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया है और खाली करा दिया है। अब वो उस पर क्या करेंगे, उनका एक मिशन है कि गजा को किसी तरीके से खाली कराओ, उसको डेवलप करेंगे। आज वही ट्रंप हैं जो आ रहे हैं यहाँ गल्फ के अंदर और इसमें सबसे बर्निंग इशू जो होगा वो ये होगा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करने की जो बात रखी थी सऊदी अरब ने, उसको एक कंडीशन रखी थी कि जब तक फिलिस्तीन का मसला हल नहीं होगा हम उसको नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे। ट्रंप ने काफी प्रेशर भी बिल्टअप किया लेकिन उसके बावजूद इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ। हाँ, ये जरूर है कि इजराइल को सप्लाई लाइन सऊदी अरब से जाती रही, जॉर्डन से जाती रही, मिस्र से जाती रही, आज भी जा रही है, टर्की से जाती थी, आज भी जा रही है। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन करना चाहता था कि गजा के मसले के ऊपर, तो गजा के मसले पर मोहम्मद बिन सलमान ने अपना स्टैंड जो है क्लियर किया और जिसका नतीजा यह है कि अब ट्रंप के आने से पहले ही सिग्नल मिलने लगे। हमास के साथ ट्रंप का डायरेक्ट कांटेक्ट करना, अमेरिकन कैदी को छोड़ देना और उसके बाद उस कैदी का बेंजामिन नेतन्याहू से मिलने से इनकार कर देना। इस दौरे के अंदर इजराइल का कोई इंटरफेरेंस ना रखना और जैसी कि न्यूज आ रही है कि इजराइल के साथ जो है अमेरिका के रिलेशंस जो है वो क्या नाम है अच्छे नहीं रह गए। यहां तक कि हौती के साथ जो ट्रंप की एक फाइट चल रही थी बहुत और ट्रंप बाकायदा तौर के ऊपर जो है
हौती को खत्म करने के लिए जो अटैक कर रहा था और उन्होंने उनके वॉरशिप को डैमेज किया। और एक ऐसी सिचुएशन आई कि ट्रंप ने नॉर्मलाइजेशन का करना शुरू किया। वो ट्रंप जिसको ऐसा लग रहा था कि दुनिया में सिर्फ ये जंग छेड़ देगा, जंग 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 जंग, आज ट्रंप ने अपने रुख को बदला। अब ऐसा लग रहा है कि जंग नहीं, अमन की बात है। और अमन का सबसे बड़ा सेंटर जो है वो गजा का मसला है, क्योंकि पूरी दुनिया गजा का मसला हल करने के लिए तैयार थी। एक ये ट्रंप नहीं था, यानी अमेरिका नहीं था, ट्रंप हो या बाइडेन, ये हर जगह यूनाइटेड नेशन में वीटो कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से वारंट आने के बावजूद ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ही खिलाफ थे। ये सब के सब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए थे। आपको याद होगा कि जिस वक्त जंग शुरू हुई थी, क्या कहते हैं, ये हमास के 7 अक्टूबर के बाद से जो कुछ शुरू हुआ था, उसमें आपने देखा कि अमेरिका और ब्रिटेन पूरी तरीके से आर्म्स, सबमिशन, इंटेलिजेंस, मिलिट्री पावर, क्या नाम है, तमाम जो है इंटरसेप्टर्स, यहाँ तक कि थॉड तक जो है लाकर उन्होंने किसको दिया, इजराइल को दिया, और इजराइल को आंख बंद करके सपोर्ट किया। सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशन हुआ करती थी उसको इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर रिजेक्ट किया अमेरिका ने। आज वो यहां आ रहे हैं और बात हो रही है मिडिल ईस्ट में पीस की। ये बहुत बड़ी बातचीत है। ईरान के साथ टॉक चल रही है। हाँ, ईरान के साथ जो है, यानी जो अटैक का पूरा फुल फ्लैश प्लान हो गया था, B-52 आ गए थे, अब वो B-52 वापस चले गए हैं। यमन के साथ में सीज की बातचीत हो गई और यमन ने अपनी कंडीशन रखी कि हम इजराइल के ऊपर अटैक करते रहेंगे जब तक वो गजा का उस शर्त का मान लेना। ये बहुत बड़ा एक, क्या नाम है, अच्छा सिग्नल दिखाई दे रहा है। अब यह है कि ट्रंप की शख्सियत में एक बहुत बड़ी बात यह है कि वो यू टर्न भी ले लेते हैं। कब वो यू टर्न ले लें ये नहीं पता, लेकिन अगर यू टर्न नहीं लेंगे, वो यहाँ के ऊपर आएंगे, तो जैसा कि आपने देखा कि उनको कतर ने गिफ्ट करने के लिए, उन्होंने बहुत बड़ी गिफ्ट, इतना बड़ा $400 बिलियन का जो है उनके लिए एक हवाई जहाज उनको गिफ्ट करना चाहा, जो उड़ता हुआ महल कहलाता है। वो एक तैयारी हो रही है। और बहुत ज्यादा अरब का जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रंप को मिलने के लिए यहाँ पे, क्यों गल्फ से उनको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलेगा। लेकिन चूंकि मिडिल ईस्ट में जो ईरान के साथ जो मामलात थे उसको लेकर ईरान ने साफ साफ कह दिया। तो जिस तरह से ट्रंप धमकी दे रहे थे कि आज अटैक कर देंगे, कल अटैक कर देंगे, और जिसकी वजह से ईरान को भी अपनी पावर को शो करना पड़ा। उन्होंने अपना मिसाइल यूनिट, ड्रोन यूनिट, और कहा मार पार की जंग के लिए तैयार है। तो ऐसी सिचुएशन में ये लगाता हूं, ईरान ने यह भी कहा था कि जिसके एयरबेस से हमारे पड़ोसी मुल्कों के, हम सब के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर अटैक किया अमेरिका ने, तो जिस मुल्क से अटैक होगा हम उसके ऊपर सीधा सीधा अटैक करेंगे। तो अरब कंट्रीज ने बाकायदा तौर के ऊपर ट्रंप को अपने बेसेस देने से इनकार कर दिया, और अरब कंट्रीज ने कोशिश ये की कि भाई रिलेशन जो है वो, क्या नाम है, ईरान के साथ खराब ना हो। और अब धीरे धीरे ये पोजीशन हो रही है कि चौथे दौर की भी बात ईरान के साथ शुरू हो चुकी है। और आपने देखा कि पीस की बात होने लगी, हर जगह पीस की बात होने लगी। इवन जो है इंडिया के अंदर भी ट्रंप ने पीस की बातचीत की, हौती के साथ भी पीस की बातचीत कर रहे हैं, ईरान के साथ भी नेगोशिएट करके नॉर्मलाइजेशन की बातचीत कर रहे हैं। अब डेवलपमेंट, अच्छा, फिर वो कहा था कि जब तक इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करोगे तो तुम्हारी जो न्यूक्लियर के सिलसिले में, न्यूक्लियर एनर्जी के सिलसिले में जो सऊदी अरब के साथ हम, क्या नाम है, ट्रंप बात करने जा रहे थे, उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन अब उसके ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। यानी अगर देखा जाए तो सामने से दिख रहा है कि इजराइल के खिलाफ ट्रंप ने स्टैंड ले लिया है, फिलिस्तीन की बातचीत हो रही है, और पूरी दुनिया की पीस इसी वास्ते थी कि अगर 2 स्टेट की बातचीत कर ली जाए, अगर पीस की बातचीत कर ली जाए तो सारे मामला हल हो सकते हैं। अब इस दौरे के अंदर यह देखना है कि वो क्या गजा का सीज फायर करवाएंगे, और अगर गजा का सीज फायर ट्रंप नहीं करवा सके तो फिर क्या वो परमिट देंगे कि फोर्सफुली अरब कंट्रीज जो है फिलिस्तीन की दिफा के अंदर खड़े हों, फोर्सफुली वहां के ऊपर, क्या नाम है,
यानी वहां के ऊपर राशन और दवाएं ये वहां के ऊपर पहुंच सकें। तो अब ये देखना है कि किस करवट रुख बैठता है, क्योंकि अरब कंट्रीज इस वक्त एक अरसे से, यही अमेरिका था जिसने ईरान के साथ बहुत खराब रिलेशन करा रखे थे, यही ये था कि बशर असद की हुकूमत को गिराने के लिए दुनिया भर के टेररिस्ट सीरिया के अंदर इकट्ठा किए गए थे। अब आप देख लें कि इस वक्त की जो पोजीशन है कि सीरिया में इन्होंने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, और यही बेंजामिन नेतन्याहू है जिसने गोलान हाइट्स का नाम ट्रम्प हाइट रख दिया था। तो बहुत ही क्लोज रिलेशन थे, लेकिन इस वक्त ये लग रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में और ट्रम्प के बीच में खराब रिलेशन है, और बेंजामिन नेतन्याहू तमाम अरब ममालिक के लिए एक ऐसी मुसीबत बना हुआ है कि तमाम अरब की पब्लिक ये चाहती है कि फिलिस्तीन का मसला हल हो, और अरब रूलर्स बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब उसके सिग्नल भी आने लगे हैं कि अगर अमेरिका न मना करता तो यूएई की हैसियत नहीं थी कि वो यूएई इजराइल को आग दिखाने लगे, क्योंकि ये तमाम अरब कंट्रीज जो हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, इजराइल को, तो उसकी बुनियादी वजह है कि अमेरिका ये चाहता था कि इजराइल को सपोर्ट किया जाए। अब ये देखना है अमेरिका क्या इजराइल से अपने पल्ले झाड़ेगा, या अमेरिका टू स्टेट की बातचीत करेगा, क्या अमेरिका फिलिस्तीन को बाकायदा तौर के ऊपर एक आजाद मुल्क के हैसियत से क्या नाम रिकॉग्नाइज करेगा। फ्रांस कह चुका है, जर्मनी कह चुका है, बहुत इवन ब्रिटेन भी कह चुका है, दुनिया के तमाम कंट्रीज टू नेशंस की बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये वाहिद अमेरिका था। अब देखना है कि अमेरिका के रुख को कि में क्या तब्दीली आती है, जिसके सिग्नल्स दिखने लगे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रम्प के बीच के टकराव में। अब आगे क्या होता है ये देखने की बात है। तो सुना आपने शौकत भारती को, लेकिन सवाल यह है कि इतनी बड़ी तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप के अंदर आई क्यों, वजह क्या है? क्या जो अमेरिका की सूरत हाल है वो एक बड़ी वजह है क्योंकि वहां माली बुहरान पैदा हो रहा है, या फिर वाकई डोनाल्ड ट्रंप के अंदर कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, या ये कहें कि जो कोशिश उन्होंने की फिलिस्तीन गाजा में और पूरा ग्रुप आ गया, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, ईरान हो, ये सब बहुत मजबूती से लड़े और 19 महीने में अमेरिका ने देख लिया कि इनसे मुकाबला कर पाना मुश्किल है, लिहाजा समझौता किया जाए। क्या वो है क्या मामला? क्यों ये तब्दीली अचानक आई डोनाल्ड ट्रंप के अंदर? क्या है, इस पर भी हमने सवाल किया शौकत भारती से। उन्होंने जो जवाब दिया है वो काबिल तवज्जो है, सुनिए जरा। बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने कही और बहुत सारी चीज़ों का आपने एक तरीके से खुलासा उसका कर दिया है, इशारतन चीज़ों को पेश कर दिया है। लेकिन क्या लग रहा है ये तब्दीली, क्या जो स्विंग स्टेट जिन्होंने कामयाब कराया था मुसलमानों ने, और एक वादा भी था डोनाल्ड ट्रंप का, नंबर 1, नंबर 2 ये कि अमेरिका की भी इक्तिसादी हालत बहुत खराब है और बहुत कर्जे में डूब गए इजराइल की वजह से, और इजराइल जो है और ये नेतन्याहू जो है वो अपनी जिद पर अड़े रहे कि जिसकी वजह से बोलचाल भी बनती है अभी, और डायरेक्ट जो है हमास से अमेरिका का बात करना और उसके बाद कैप्टिव्स का छोड़ना और दोबारा घुटने पे नेतन्याहू का आ जाना और बातचीत का फिर से समझौते की करना। मतलब क्या अब डोनाल्ड ट्रंप को ये समझ में आ गया कि जंग अगर और देर तक चलेगी तो अमेरिका भी बिखर सकता है, ये भी उनको लगा, और फायदे का सौदा अगर कहीं हो सकता है तो मिडिल ईस्ट है, वो ईरान है, वो सऊदी अरब, और क्योंकि दोनों जो है सऊदी अरब ईरान उन्होंने भी जो सबूत दिया है, तो सबसे पहले ये कि इसकी बड़ी वजह क्या आप मानते हैं इस तब्दीली की? क्योंकि रातों रात चीजें यूं ही नहीं तब्दील हो जाती। यू टर्न आपने कहा, हम भी मानते हैं, लोगों का शक है, लेकिन जिस तरह से के बाद सीरिया को इन्होंने कहा सैंक्शन हटाएंगे, ईरान से 5वें मरहले की बात अब होगी, 4थे मरहले की हुई, और दोनों ने कहा बहुत कामयाब, डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव वे में वो साइंटिफिक तरीके से बात कर रहे हैं। ये जो डोनाल्ड ट्रंप का फिर सऊदी की विजिट करना 3 रोजा,
या फिलिस्तीन बात तो अब मैं अगला सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये, क्योंकि एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आखिर में। जी शौकत भारती साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात, आप अमेरिका का मिजाज समझ लीजिए, चाहे ट्रंप हो या कोई और हो, ये पहले दबाते हैं और जब ये देखते हैं कि ये दबा नहीं पाए तो फिर ये नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर आते हैं। जब ऐसी पोजीशन होने लगती है कि इनको अपनी आर्मी का बड़ा लॉस होगा या इनको फाइनेंशियल लॉस होगा, तो ये नेगोशिएशन की बातचीत करते हैं। हम आपके साथ जब साल भर पहले, बल्कि 1.5 साल पहले भी हमने बातचीत किया था कि भाई ये जो मामला चल रहा है फिलिस्तीन का, इसमें 3 ही रिजल्ट निकलेंगे। या तो मिडिल ईस्ट से अमेरिका का भी बेस खत्म होगा और इजराइल का भी बेस खत्म होगा, या एक स्टेज आएगी कि अमेरिका को अपने को बचाने के लिए मिडिल ईस्ट में उसको साथ छोड़ना पड़ेगा फिलिस्तीन का। तीसरी बात हमने आपसे क्या कही थी कि यह 2 स्टेट की बातचीत होगी। आपको याद होगा ये बात मैंने 16-17 महीने पहले कही थी। आज पोजीशन क्या है कि अपने बेसिस को बचाने के लिए इसमें जो रोल है, इसमें सबसे बड़ा रोल है कि जो ट्रंप घुटने के ऊपर आया है, ट्रंप ने अपनी पावर का, बल्कि अमेरिका ने अपनी पावर का बाइडेन और ट्रंप ने पूरा इस्तेमाल किया। पावर, इंटेलिजेंस, इंटरसेप्टर्स सब लाकर उन्होंने लगाए कहां के ऊपर, यानी कि गजा को वो खाली करा लेंगे, हमास को वो डिफीट दे देंगे, उनकी टनल्स को तलाश कर लेंगे, हमास को खत्म कर देंगे। आज पता चला कि 15,000 की जो हमास थी आज 40,000 पहुंच चुकी है, खत्म नहीं हुई बल्कि बढ़ी। दूसरी बातचीत है, लेबनान से दबाव डलवाने के बाद भी अभी हिजबुल्लाह को तोड़ नहीं सके, इराक से हजदल शाबी को नहीं मिटा सके, यमन के ऊपर पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बाद यूरोप और अमेरिका ने 2 बार अलायंस बनाकर चाहा कि यमन को हम खत्म कर दें, वो खत्म नहीं कर सके। तीसरी बात, जैसे जैसे ये ईरान को धमकी देते रहे, वैसे वैसे ईरान जो था वो अपनी पावर को शो करता रहा कि तुम ये करोगे तो हम ये जवाब देंगे, तुम ये करोगे तो हम जवाब देंगे। हाँ, अगर रेस्पेक्टेड तरीके से बातचीत करोगे तो हम तुमसे बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी तो पॉलिसी का खुद हिस्सा है कि हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। हम तुम्हारे साथ तो पहले ही पैक कर चुके थे, तुमने तो आने के बाद ओबामा की किए हुए न्यूक्लियर डील को जो है तुमने तोड़ दिया। तो ईरान जो धमकी से नहीं डरा। अच्छा, सबसे बड़ी बातचीत थी कि इनके पास प्लस पॉइंट था कि ये काफी दिनों से 40 साल से अरबों को ईरान से लड़ा के रखते थे और इनके बेसिस का इस्तेमाल करते थे। अब क्या हुआ कि सैंक्शन जितना लगा ईरान के ऊपर, ईरान उससे ज्यादा पावरफुल हो गया। अब ईरान की थ्रेट को अरब कंट्रीज सीरियस लेने लगे। उनको पता चल गया कि भाई ऐसा है कि हमारे बेसिस जो हैं, अगर अब अमेरिका को हमने बेसिस दे दिए तो हमारे मुल्क खतरे में आ जाएंगे। और अमेरिका को भी ये समझ में आ गया कि जब हम हमास को पूरा सपोर्ट देने के बाद इजराइल से खत्म नहीं करा सके, हम हौती को नहीं खत्म करा सके, तो फिर ईरान एक बहुत बड़ी ताकत है जो अब उसके साथ में रशिया और चाइना भी खड़े हुए हैं, हम उसको खत्म नहीं कर सकते। तो अब सवाल ये पैदा होता, और जंग हुई तो ईरान के पास तो लाशें उठाने की ताकत है, लेकिन अमेरिका के पास लाशें उठाने की ताकत नहीं है। अगर और ईरान आर पार के लिए तैयार हो गया। तो जब आप किसी तरह से ताकतवर बने तो एक तो और फिर उसके बाद ईरान ने कॉन्फिडेंस लिया तमाम अरब मुल्कों को कि भाई हमारे तुम्हारे कोई वो नहीं, हम ब्रदरली कंट्री हैं, हम बिल्कुल तुम्हारे लिए कोई खतरा नहीं है, हम हर तरह की तुम्हें गारंटी देते हैं, आओ मिलजुल कर डेवलप किया जाए। ये सारी बातें, और वो जो ट्रस्ट था इतना बड़ा कि वो ईरान और सऊदी जो एक दूसरे को बहुत ही खतरनाक दुश्मन थे, अब आपने देखा कि किस तरह से वो एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, किस तरह से वो एक दूसरे से आ रहे हैं, जो नेगोशिएशन हो रही है उस पर बातचीत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बातचीत है कि चाइना का और अमेरिका का मिडिल ईस्ट के अंदर अपने
यानी अपनी क्या एग्जिस्टेंस को बढ़ाना और सपोर्ट करना कि हम पूरी तरीके से साथ हैं। तो अब अमेरिका ने देखा कि अगर हम मिडिल ईस्ट के लोगों की बात नहीं मानेंगे, मिडिल ईस्ट के रूलर्स ने देखा कि अगर हम गजा का मसला हल नहीं करेंगे तो हम रात भर चैन से नहीं रह सकते क्योंकि पब्लिक बहुत नाराज है। ऐसी सिचुएशन में एक ही चारा बनता है कि अब जंग के बजाय सुलह से रास्ता निकाला जाए और फिर ये सारी जो बात है इजराइल के कंधे पर डालकर अपने आप को एक बेस्ट बनाकर पेश किया जाए कि हमने पीस करवा दी, यानी दुनिया नहीं करा सकी, हमने पीस करवा दी। हालांकि अगर पिछले तमाम रिकॉर्ड्स देखिए तो अगर अमेरिका नहीं चाहता तो एक हफ्ते इजराइल नहीं खड़ा हो सकता था। बहरहाल अब ऐसा लग रहा है कि हम पीस की तरफ जा रहे हैं। तो सुना आपने शौकत भारती साहब को। अब ये भी सुनिए कि क्या फिलिस्तीन को आजाद करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या नई सियासी हिकमत अमली पर अमल करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, क्या अब वो जो बाइडेन की जो पॉलिसी थी या अमेरिका का जो मिजाज है उससे हटकर काम करेंगे, क्या मंसूबा क्या है उनका, और अगर फिलिस्तीन को आजाद करते हैं तो इसका फायदा डोनाल्ड ट्रंप को क्या मिलेगा। इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बातचीत की और उन्होंने जो जवाब दिया है वो भी सुनने लायक है। सुनिए जरा। लेकिन शौकत भारती साहब आपकी बात सही है, लेकिन एक मैच्योरिटी देखी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन के दौरान ही, क्योंकि जिस तरह का इलेक्शन जीते थे, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आए थे, नई सियासी पॉलिसी के साथ डोनाल्ड ट्रंप आए थे और उन्होंने कहा था कि हम जो है यहाँ पीस करवा देंगे। तो एक जहन चेंज हुआ था, हालांकि आने के बाद वो फिर डिक्टेट करने लगे थे, लेकिन लग रहा है उनके मुशीरों ने समझाया कि अगर ये करोगे तो फिर तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा, जो बाइडेन के राह पे चलना तुम्हारे लिए खतरनाक है। तो जो पहली बात आप कर रहे हैं अभी, खास तौर से मैं 4-5 साल में जो बाइडेन के दौर की, तो एक तब्दीली हम लोग भी यही समझ रहे थे कि एक तब्दीली डोनाल्ड ट्रंप में आ रही है। तो वो तब्दीली, एक बात ये भी चल रही है कि ये बहुत जल्द, मतलब ये खबरें जो है गश्त कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप फिलिस्तीन को एक आजाद रियासत के तौर पर भी अब एक्सेप्ट करने जा रहे हैं और ऐलान करने जा रहे हैं। ऐसी खबरें भी गश्त कर रही है और वो इसलिए ताकि ये नोबेल इनाम जिसको कह लें कि ये लेना चाहते हैं और ये पीस, क्या इसमें सच्चाई है? कितनी बड़ी सच्चाई इसमें, क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, फिलिस्तीन का मसला तो अब हर हाल में हल होगा ही होगा। अब जाहिर सी बातचीत है, ये मसला भी बना इनके वजह से था और अगर ये खत्म करना चाहेंगे तो चूंकि दुनिया चाह रही कि खत्म हो और इनके वजह से खत्म नहीं हो रहा था, तो अगर खत्म हो जाए तो बेहतर है। रह गई, ट्रंप ने वादा तो इलेक्शन में बहुत कुछ किया था, लेकिन आपने देखा कि इन्होंने उस वादे के ऊपर बिल्कुल अमल नहीं किया और इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर एक जंग का माहौल छेड़ दिया। खुद इन्होंने अपने यहाँ जिस तरह से क्रैकडाउन किया है ट्रंप ने आने के बाद फिलिस्तीन के मूवमेंट को, और यूनिवर्सिटीज के बच्चों को उठाकर बंद कर दिया है। अपनी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की जो एड थी उसे इन्होंने बंद कर दिया है, लोगों को जेल के अंदर डाला है इन्होंने पूरी तरीके से। और जिस तरह से बुलाकर उसको बेंजामिन नेतन्याहू को रेड कारपेट वेलकम दिया था, जिस तरह से इनका बयान था कि एक हफ्ते के अंदर तुम लोग हथियार डाल दो हमास से वरना तुम्हें जहन्नम बना देंगे, जिस तरह से एआई का मैप बनाकर बताया था कि गजा को हमें खाली कराना है, जिस तरह का प्रेशर बिल्टअप कर रहे थे, क्या नाम है, जॉर्डन के किंग को बुलाकर इन्होंने डांटा था कि अपने यहाँ ले लो, मिस्र से कहा कि अपने यहाँ ले लो, सऊदी से कहा कि अपने यहाँ ले लो, जब शिफ्ट कराने की बातचीत कर रहे थे। और इसी बीच इनकी ट्रेड वार हो गई चाइना से, चाइना पे सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। अब चाइना ने भी इनके ऊपर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोप के साथ अपने रिलेशन खराब कर दिए टैरिफ के अंदर। फिर इन्होंने कनाडा को कहा कि 51 स्टेट हमारी बन जाओ। फिर उन्होंने ग्रीनलैंड के ऊपर जाके कहना शुरू कर दिया कि यहाँ के हमें नेचुरल रिसोर्सेस चाहिए, और उसके बाद उसके अंदर बात करना शुरू कर दी। यूक्रेन का और रशिया का ड्रामा करवाया कि सुलह करवा रहे हैं, और उसके बाद जेलेंस्की को बुला के डांटा वाटा, और बाद में क्या हुआ,
सुलह को किनारे करने के बाद उनसे जो है रेयर अर्थ मिनरल का जो है एक मुआहिदा कर लिया। तो ये सब यूरोप को भी बुरा लगा कि साहब ये ट्रम्प जो है, यानी ट्रम्प ने ना यूरोप को छोड़ा, ना एशिया को छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। एक ऐसा लग रहा था कि अब ट्रम्प पूरी दुनिया को वर्ल्ड वार के दहाने के ऊपर, सारी दुनिया इनसे परेशान थी कि ये कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं। इवन वो एलन मस्क जो इनके साथ आ रहे हैं, उसकी टेस्ला कार को बहुत बड़ा नुकसान हुआ इनके टैरिफ की वजह से। अमेरिकन का बहुत बड़ा बिजनेस बैठ गया। तो इनकी बात किसी ने नहीं मानी, सब इनके खिलाफ खड़े हो गए। चाइना इनके खिलाफ खड़ा हो गया, यूरोप इनके खिलाफ खड़ा हो गया, हाँ ईरान तो इनके खिलाफ खड़ा ही था। अब इन्होंने देखा कि कोई अब हमारी बात नहीं मान रहा है, तो अब इन्होंने अपना एक यू टर्न लिया है, और अल्लाह करे कि अपने ये उस यू टर्न के ऊपर कायम रहें। हम तो इस बात को, जब तक ये चीजें हो नहीं जाती, ये डिमांड तो सबकी है भाई, सब तो मान चुके हैं फिलिस्तीन को, कौन नहीं मान चुका। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन में 2 स्टेट की बात है, 2 स्टेट के खिलाफ तो यही है ना सवाल। तो सबसे बड़ा रास्ते का रोड़ा कोई और नहीं, ये खुद है। आज भी इनका थॉट सिस्टम लगा हुआ है इजराइल के अंदर, इनकी आर्मी बैठकर वहां डिफेंस कर रही है, क्या नाम है, तमाम इंटेलिजेंस। अभी जो इजराइल ने अटैक किया है यमन के ऊपर, उसको पूरी इंटेलिजेंस इन्हीं ने प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बिल्कुल अलग हो गया और छोड़ दिया तो सारा थॉट सिस्टम वहां से मंगा ले, अपनी आर्मी को मंगा ले, वहां से सब शिफ्ट कर दें। तो एक दिन के अंदर इजराइल जो है, इजराइल है क्या विदाउट अमेरिका? कुछ भी नहीं है। तो एक चीज, जी शौकत भारती साहब, एक चीज और जो मैं कह रहा था कि क्या ये बात, इस बात का भी डर था, जिस तरह से गजा के मामले में इंटरनेशनल जो इदारे थे वो पूरी तरह से फेल हो गए थे, बेनकाब हो गए थे। तो और एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात बहुत तेजी से शुरू हो गई थी। तो क्या इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर पूरा मिडिल ईस्ट और इधर का पूरा एक हिस्सा और हम अलग थलग पड़ जाएं? क्या इस बात का भी डर था? ये तो बहुत बड़ा प्रेशर था, ब्रिक्स का बनना, न्यू ऑर्डर की बातचीत करना, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नई करेंसी की बात आ गई थी कि नई करेंसी जो है हम लोकल उसमें शुरू कर देंगे ट्रेड के अंदर, सारी बातें, वो एक पूरी तैयारी इनके वजह से शुरू हो गई। यूनाइटेड नेशन की इमेज खत्म हो गई। एंटोनी गुटेरेस के किसी भी बात को यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया गया। एंटोनी गुटेरेस के खिलाफ जो है, यानी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को क्या नाम है, इजराइल ने कहा मेरे यहाँ घुस नहीं सकते। ये ऐसा नहीं था। तो सवाल ये पैदा होता है, इस वक्त दुनिया के जितने बड़े इदारे थे उनकी इमेज खत्म हो गई थी कि ये सब अमेरिका के इशारे के ऊपर चल रहे हैं और दुनिया के नए दौर की तरफ जाने लगी थी। तो ये तन्हा हो गए, ये अकेले हो गए, और इनको मिडिल ईस्ट से बहुत पैसा चाहिए। मिडिल ईस्ट बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट वहां के ऊपर करता है, पैसा चाहिए। ये समझ लीजिए कि बाल्टी लेके आए हैं गाय को दूने के लिए। अब जाहिर सी बातचीत है कि अगर गाय ये कहती है कि हम दूने नहीं देंगे जब तक तुम हमको पुचकारोगे नहीं कायदे से, वरना हम लात मारेंगे, तो गायों ने लात मारना शुरू कर दिया। तो अब ये पुचकारने आए। अब गाय पुचकार कर तभी दूर जाएगी जब फिलिस्तीन का मसला हल होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि फिलिस्तीन का मसला तमाम अरब ममालिक के लिए मुसीबत बन गया है, और सब ये कह रहे हैं कि जितना कत्ल गारतगरी फुरेजी हुआ है वो इस वजह से हुआ है। अगर अरब ममालिक अपनी एयर स्पेस बंद कर देते, इजराइल से रिलेशन कट कर लेते, और सारी बातें अगर मतलब, तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। तो जाहिर सी बातचीत है कि अब कोई चारा नहीं बचा, या तो मिडिल ईस्ट के अंदर पीस कराओ या फिर लड़ लो, और लड़ने के बाद अपने जो मिडिल ईस्ट के बेसेस हैं वो भी यहां से लेके जाओ। तो अब लास्ट ऑप्शन ट्रम्प के लिए ये बचा है कि गजा की पीस को करवा दें और ईरान के साथ नॉर्मलाइजेशन कर लें, और उसके बाद जो है अब फर्दर जो है जिस तरह से सपोर्ट करते थे ये सपोर्ट ना करें, 2 स्टेट करके इस मसले का हल करा दें। वरना गजा का मसला अगर हल नहीं हुआ तो फिर और ये बीच में पड़े। अब 2 रास्ता है, ये बीच में पड़े तो इनके बेसिस के ऊपर भी अटैक होंगे, और इजराइल की इतनी हैसियत नहीं कि इनके बगैर लड़ सके, तो इजराइल का वजूद ही खत्म हो जाएगा। अब ट्रम्प के हाथ में है कि इजराइल के वजूद को ही बचा लें, अपने बेसिस को ही बचा लें,
और यहाँ के ऊपर 2 स्टेट की बात करके पीस भी कर लें और ईरान के साथ नेगोशिएशन करने के बाद जो है मिडिल ईस्ट में जंग के बजाय अमन का माहौल पैदा। अब जब इतनी सारी बातें हो गई हैं तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट और लाजमी हो जाता है कि आखिर इस पूरे मंजरनामे में अब इजराइल के जो वजीर आजम है नेतन्याहू, उनका क्या होगा? क्या उनकी कुर्सी छिनेगी? क्योंकि उन पर दबाव बहुत है। अगर आप देखें, उन पर दबाव इजराइल के अंदर है। अब अवामी मूवमेंट चल रहा है पूरी तरीके से कि उनको हटाया जाए। इसके अलावा दबाव इंटरनेशनली भी है। आप देखिए कि क्या सूरत हाल हो गई, इंटरनेशनल कोर्ट का मामला हो या OIC हो या UNO हो, और अमेरिका भी नाराज दिखाई दिया। तो क्या होगा नेतन्याहू का? इस पर भी हमने शौकत भारती साहब से बात की। उन्होंने जो कहा, हमारे सवाल का जो जवाब दिया है, वो जरूर सुनिए। शौकत भारती साहब, आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, और वो ये है कि क्या लग रहा है कि जब ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप का रवैया बदल गया, पूरा व्हाइट हाउस का रवैया बदल गया, हमने देखा है। और मिडिल ईस्ट में अगर देखें, सऊदी, UAE, कतर, इन सब का पूरा जो है, और इससे पहले अरब लीग, आपको याद होगा, उन्होंने $53 मिलियन की पेशकश की कि हम जो है गाजा को सर-ए-नौ जो है वो तामीर करेंगे। इस तरह इसमें नेतन्याहू का क्या होने जा रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कल वहां पे प्रोटेस्ट परसों बहुत ज्यादा हुआ, तो वहां बाकायदा अल जजीरा और इजराइल यहाँ टाइम्स ने लिखा कि वहां के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि हमास नहीं, नेतन्याहू हमारे दुश्मन है। और बहुत बड़े पैमाने पे वहां पे IDF के लोग मिसिंग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो 25 या 50 कैप्टिव्स का मसला है, यानी बड़े पैमाने पे। और चूंकि आज तक शो नहीं किया अभी तक इजराइल ने कि कितने उनके लोग मारे गए, कितने फौजी मारे गए, कितने गायब हैं, कहां हैं, कितने जख्मी हैं, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। तो अब ये प्रेशर जो है, अब वहां के लोग भी अपोजिशन करने लगा। ये भी खबर आ रही कि 2-4 दिन में हो सकता है सरकार चली जाए। अपोजिशन कर रहा है, भाई हालात तो ये हो गए हैं कि अब जो है वॉशिंगटन भी हमारे साथ नहीं रहा। ये नेतन्याहू कहा जा रहा है। तो अब नेतन्याहू का क्या होगा? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आखिरी ये, शौकत भारती साहब। देखिए, बात ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर भरोसा तो 1 हफ्ते के बाद ही खत्म हो गया था। तमाम इजरायलीज के जहन में यह था कि हमारी पुष्टपनाही के लिए अमेरिका खड़ा हुआ है। ठीक है, जिस दिन ये मैसेज चला जाएगा इजरायलियों के लिए, और वो चला जा चुका है कि हमसे जो है अब ट्रंप भी अलग हो रहा है, तो जाहिर सी बातचीत है कि अब इनके पास कोई दो राय नहीं है इजरायलीज के पास में कि वो बेंजामिन नेतन्याहू को उतार के फेंक दें। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ 70% लोग आज से 4 महीने पहले हो चुके थे, और जब उन्होंने सेकंड फेज को, जो सीज फायर की बातचीत हो रही थी, जब उसको रोका गया, उसके बाद से उनकी आर्मी के रेजिग्नेशन आने लगे थे, लोग भागने लगे थे। और जब से यमन के मिसाइल्स तेल अवीव के ऊपर आकर गिरने लगे, तो 2000 किलोमीटर से जो मिसाइल आके, देखिए इसमें बहुत बड़ा रोल यमन का है, हौती का रोल जो है इसके अंदर, मतलब अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा रोल है। 2 लोगों का रोल बहुत बड़ा है। एक आप देखें यमन का, और या यूं कहा जाए कि ईरान और ईरान की प्रॉक्सी का रोल इसके अंदर बहुत बड़ा है कि ट्रंप ने पूरी कोशिश की, पूरा प्रेशर बिल्टअप किया कि ईरान फिलिस्तीन की आजादी के मूवमेंट से अपने आप को अलग कर ले। लेकिन ईरान ने कहा कि वो हम अलग कर ही नहीं सकते, वो किसी भी हाल में। उन्होंने कहा कि हम रेजिस्टेंस के साथ में हैं। ईरान बार बार कहता, कभी ईरान ने नहीं कहा कि हम फिलिस्तीन को आजादी, फिलिस्तीन को छोड़ देंगे या उन रेजिस्टेंस फोर्सेस को छोड़ देंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था। और ये अगर देखा जाए तो इसमें गजा के लोगों की कुर्बानी, हमास का स्ट्रगल और हिजबुल्लाह के लोगों की कुर्बानी, हौती
कि कुर्बानी, हजदुश्शाबी की कुर्बानी ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और अब ऐसी सिचुएशन आ गई है कि इजराइलियों को यह यकीन हो गया है कि बेंजामिन नेतन्याहू की वजह से हमको किसी तरह की सिक्योरिटी नहीं मिल सकती। अब उनको मैसेज गया कि जब अमेरिका का थॉट सिस्टम लगने के बावजूद भी हम सिक्योर नहीं है, एक मिसाइल गिरता है 20-22 लाख लोगों को जो है क्या नाम है शेल्टर में जाना पड़ता है, 34% जो है वो फ्लाइट जो है वो कैंसिल हो गई है फॉरेन की, लोग वहां से शिफ्ट हो गए हैं, सारा बिजनेस चौपट हो चुका है, वहां की बहुत बड़ी इंडस्ट्री टूरिज्म इंडस्ट्री थी वो चरमरा के बैठ गई है, तो कौन आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि बेंजामिन नेतन्याहू तो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए जंग चला रहा था, लेकिन अब ऐसी पोजीशन है कि आप देखिएगा कि हो सकता है कि बेंजामिन नेतन्याहू को हटाकर किसी दूसरे को बैठा दिया जाए और इसको 2 स्टेट की बात करके, चूंकि अब इजरायली भी नहीं लड़ना चाहता। जेरूशलम में इजरायलीज ने बैठकर बहुत बड़ी पीस कॉन्फ्रेंस की, मुस्लिम्स ने नहीं, जेरूशलम के अंदर ज्यूज ने बैठकर कॉन्फ्रेंस की। तो सवाल ये पैदा, आर्मी कम पड़ गई, इन्होंने वो जो उनके रिलीजियस तबका है जो आर्मी में नहीं जाता, हाई कोर्ट ने बार बार ऑर्डर किया कि आर्मी में जाओ, आर्मी की तरफ से बार बार कॉल की जा रही है कि हमको और लोगों की जरूरत है, लेकिन उनको नहीं भेजा जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब जिस मुल्क की आर्मी में वहां की अवाम भर्ती होने से इनकार कर दे, जिस जगह से लोग भागने लगे, जिसकी अवाम के अंदर ये बात बैठ जाए कि हमारी गवर्नमेंट हमारी सिक्योरिटी नहीं कर सकती है, खुद बेंजामिन नेतन्याहू को बंकर्स के अंदर रहना पड़ा है, पूरी वॉर कैबिनेट्स को। तो सवाल ये पैदा होता है, ये गजा की हमदर्दी में नहीं है सारा मामला, ये मजबूरी बन गई है, ये रेजिस्टेंस फोर्सेस ने ऐसी मजबूरी बना दी और एक पब्लिक ओपिनियन ने इतनी मजबूरी बना दी कि अरब के किसी रूलर की हैसियत नहीं है कि अब गजा के खिलाफ बोले। हालांकि शौकत भारती साहब, कल लेबनान के जो स्पीकर हैं उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। लेबनान के जो स्पीकर है उन्होंने कहा कि अगर अब हम ताल्लुकात की बात इजराइल से करते हैं तो ये गद्दारी होगी, ये हम कर ही नहीं सकते, मतलब इस हद तक। और दूसरी चीज तो एक तो ये जो बात कही है, और चूंकि ये विजिट से पहले ये बात कही है, तो एक तो ये शौकत भाई साहब, दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट कि 5 लाख लोगों की जिंदगियां, अगर 2-4 दिन खाना नहीं मिलता तो वो मर जाएंगे, उनकी जो हालत है। तो क्या लग रहा है कि 1-2 दिन में बस ये आखिरी चूंकि टाइम हो गया, ये खत्म हो जाएगा? क्या वहां अब ये रिलीफ जल्दी पहुंचेगी, क्योंकि हालात बहुत बदतर है शौकत भारती साहब? अब तो फर्स्ट प्रायोरिटी रिलीफ के पहुंचने की है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है रिलीफ को पहुंचाने की है, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन की है, सीज फायर की है। ये बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमास ने जिसको छोड़ा है अमेरिकन को, उसने उस अमेरिकन कैप्टिव ने, याद रखिए कि वो भी इजराइल की आर्मी में है, उसके पास डुअल नेशनलिटी है, ऐसा नहीं कि वो अमेरिका का है, वो इजराइल का ही भी नेशनलिटी रखता है, अमेरिका की भी नेशनलिटी रखता है। वो जो मिलने के लिए कतर जा रहा है और उसके बाद वो ट्रम्प से मिलना चाहता है, वो वहां की पूरी सिचुएशन रखेगा। जो हमास को बनाया गया था दहशतगर्द और ये वो आईएसएस के तरीके से बनाकर पेश किया जा रहा था, वो सारी, चूंकि जो कैप्टिव छूटे हैं उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया है कि हमास ने, भाई अब 1 साल के से ज्यादा अगर किसी को रखिए, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं वो सामने आ जाएगा, और आपको पता होगा कि उन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर इनको बचाया। एक तरफ फिलिस्तीनी कैदी हैं जिनको इजराइल के अंदर हर तरह का टॉर्चर किया जा रहा है, एक तरफ इजराइल ने और फिलिस्तीन ने जो कैदी पकड़े हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें अब दुनिया के सामने आ रही है। उसने तो कह दिया कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से मिलूंगा ही नहीं, इनकार कर दिया उसने। और सारे कैप्टिव्स ये कह रहे हैं, कैप्टिव्स के घर वाले ये कह रहे हैं कि सीज फायर न होने का जिम्मेदार हमास नहीं है, सीज फायर न होने का जिम्मेदार बेंजामिन नेतन्याहू है। वो अपनी कुर्सी के लिए सबको, ये है बेन गवीर है, स्मोट्रिच है,
कि जितने भी कट्टरपंथी है, याद रखिए कट्टरपंथियों का अंजाम जो है बहुत खराब होता है। वो दुनिया में कहीं के कट्टरपंथी हो, उनका अंजाम जो है, क्योंकि उनकी जहरीली जुबान, उनके एटीट्यूड्स, उनकी बदतमीजियां, उनकी जो बेरहमी, आप बताइए दुनिया में इतना ज्यादा कत्ल गारतगरी और कुरेजी आपने कहीं देखी है? जिस तरह का जुल्म जो है, आज बेंजामिन नेतन्याहू ने भूख को एक हथियार बना लिया है गजा के लिए। तो ये सारी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। ये और बात है कि अरब के अंदर रिवोल्यूशन नहीं हुआ, अवाम, लेकिन अंदर तो उनके रिवोल्यूशन है। वो हुकूमत के खौफ से अरब ममालिक की अवाम नहीं बोली, लेकिन अंदर से उसको बहुत बेचैनी है। अब रूलर्स के लिए बड़ी मजबूरी हो रही है कि कितने दिन तक हम सपोर्ट करें, कैसे सपोर्ट करें। तो अमेरिका की मजबूरी हो रही है कि उनके बेसेस यहाँ से खतरे में पड़ जाएंगे। अरब रूलर्स की मजबूरी है कि उनके यहाँ की अवाम उनके खिलाफ हो रही है। इजराइल की मजबूरी यह है कि इजराइल की अवाम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ हो रही है। तो अब ये तमाम मजबूरी बन गई है, और इस मजबूरी की वजह से अब गजा के ऊपर लोग फोकस कर रहे हैं। ताकत का पूरा इस्तेमाल कर लिया, और आज भी हो रहा है, लेकिन जब ताकत से गजा नहीं हल हो सका, तो अब मसालिहत से गजा को हल करने की बात की जा रही है। अब ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था कि आखिर हमास को क्या मिलेगा। ये बात तो तय हो गई कि जो लोग हमास को एक दहशतगर्द ग्रुप मानते थे, अब वो उसे सियासी पॉलिटिकल जमात मानते हैं। जो फिलिस्तीन की अथॉरिटी है, उसने भी, यानी वहां के जो उपराष्ट्रपति, उन्होंने कल कहा कि हमास जो है वो पॉलिटिकल हिस्सा है हमारा, हम उसे अलग नहीं कर सकते। तो ये बात भी अब सामने आ गई। क्या हमास को उसके कुर्बानी का सिला मिला? क्या फिलिस्तीन को कुर्बानी का सिला मिला? क्या अब फिलिस्तीन आजाद हो जाएगा? सुनिए इस पर शौकत भारती साहब ने क्या कहा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, क्योंकि बहुत बड़ा, अब आप ये देखिए कि एक हम ये मान सकते हैं कि गजा जो है या हमास जो है वो कामयाब हुआ अपने मकसद में। फिलिस्तीनी कामयाब हुए, क्योंकि दहशतगर्दी कह के जो प्रोपगंडा किया गया था, अब उसके लेबल वो हट रहा है। कल जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी है, वहां के उपराष्ट्रपति, उन्होंने भी ये ऐलान किया कि वो हमास जो है वो हमारा सियासी हिस्सा है, उसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते कि आप हटा दीजिए। या ये मुझे लग रहा है कि चूंकि बहुत स्पेशल है, इसलिए मैं थोड़ा सा और इसको कर रहा हूँ शौकत भारती साहब, और बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया पूरे उसमें। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी, कुर्बानी जरूर हुई है, 70-75 हजार लोग मारे गए, लेकिन ये एक कामयाबी जरूर उनको मिली है कि ये अब आजादी की तरफ एक तरीके से ये बढ़ गए हैं। बिल्कुल। देखिए, मिडिल ईस्ट में एक खतरा बहुत बड़ा है अगर उसको नहीं रोका गया। ये जौलानी जो है ये दहशतगर्द, इसके ऊपर $10 मिलियन का खुद इनाम रखा है, और इसने बहुत से टेररिस्ट को इकट्ठा करने के बाद जो है सीरिया की गवर्नमेंट को गिराया है। अब जो है आप उसकी मेंटेलिटी नहीं बदल सकते। जो अलकायदा में रहा, जो आईएसएस में रहा, जिसने एसटीएस में, और जिसके दहशतगर्द आज भी कत्ल गारतगरी और कुरेजी कर रहे हैं, उस दहशतगर्द को ये जो टर्की और अरब कंट्रीज और ये अमेरिका मिलकर यहाँ बैठा रहे हैं सीरिया के अंदर, जाहिर सी बातचीत है। मैं पूछता हूं कि क्या अब कब वक्त आएगा कि सीरिया से तमाम टेररिस्ट निकाले जाएंगे? और अगर नहीं निकाले गए, मेंटलिटी वही है, तो आज जौलानी को जो सीरिया के अंदर बैठाया गया है, और बाकायदा तौर के ऊपर अरब कंट्रीज और अमेरिका सब इसे सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक और खतरा है। और इसके लिए भी मिडिल ईस्ट में एक परमानेंट इंतजाम करना पड़ेगा कि जितनी भी, लेकिन चेंज भी तो हो सकता है शौकत भारती साहब, एक जहनी चेंज भी। जब अमेरिका चेंज हो रहा है, यूएई चेंज हो रहा है, तो हो सकता है ये भी अपने आप को चेंज करें, ऐसा कुछ वहां इलेक्शन हो और फिर उनको बशर उल असद को बुलाया जाए, एक नॉर्मलाइजेशन की बात हो। क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप गए हैं, चूंकि आपने छेड़ दिया है, तो ये भी कहा है सैंक्शन हटाने की बात भी कही है सीरिया से।
वो उस पर भी टॉक होगी कि सीरिया से सैंक्शन हटाया जाए और वहां इलेक्शन कराया जाए। देखिए क्या नाम है मुमताज साहब, इस वक्त भी किलिंग्स हो रही हैं। मेरे पास ऐसे वीडियो हैं जो जहां पे शिया और अलवाइट्स रहते थे कि कार स्पीड से चल रही है, ठीक है, स्पीड, एक एक घर खाली हो गए हैं वहां के ऊपर, 9,000 लोग। तो जो रशिया की बेस है वहां पे औरतें बच्चे पढ़ा लिए हुए, स्कूल कॉलेजेस के अंदर ये टेररिस्ट घुसने के बाद जो जिहादुल निकाह के नाम पर वहां अलवाइट्स और शिया लड़कियों को उठा के लेके आ रहे हैं। कत्ल गारत गरी खूरेजी का बाजार गर्म है वहां के ऊपर, ठीक है। आप ये बताइए क्या जौलानी के बदलने से वहां जो दुनिया भर के टेररिस्ट जो हैं इकट्ठा किए गए वो बदल दिए जाएंगे? उन टेररिस्ट को कौन निकालेगा जिसको टर्की ने वहां के ऊपर घुसेड़ा है, जिसको यही इजराइल ISIS भी एक्टिव हो गया है। ISIS भी जो है वो इराक और सीरिया पे पूरा एक्टिव हो गया कह रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इनके पास क्या कहते हैं, जौलानी के पास कौन है सिवाय टेररिस्ट के? दुनिया भर के टेररिस्ट हैं वहां के ऊपर। तो सवाल पैदा होता है, टेररिज्म भी तो एक बहुत बड़ा खतरा है। आप ये बताइए, यही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने आईसिस की ईंट से ईंट बजा दी थी, यानी जनरल कासिम सुलेमानी, उसको मारा किसने? इन्हीं ट्रंप ने ना। वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे हैदर शाबी हो, जिन्होंने आईसिस को इराक से और सीरिया से खत्म किया था, उसको हिट किसने किया? तो ये बहुत जल्दी होगी कि वो एक बारगी बदल गया और उसका अरे भाई, उसकी दाढ़ी छोटी की जा सकती है, उसका हुलिया बदला जा सकता है, उसे कोट पैंट पहनाया जा सकता है, उसकी मेंटलिटी को अच्छा ठीक है, उसको उसके साथ जो पूरी टीम है, उसको कौन रोकेगा? कितने लोगों को पनिश किया है? आपने देखा नहीं कि हजारों लोगों को मारने के बाद सड़क पर बिछाकर उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया, जमीन के तरीके चिपट गए, लोगों को ऐसे ही जिंदा ले जाके वहां के ऊपर डाल दिया। अलवाइट्स के साथ किया, क्रिश्चियन के साथ किया, शियों के साथ किया नहीं, कर रहे हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका वहां के ऊपर है, कैसे वहां पे टेररिज्म पल रहा था? अमेरिका की फोर्सेस तो वहां के ऊपर है, यही ट्रेनिंग दे रहे थे, हथियार कौन दे रहा था, असलाह कौन दे रहा था? टर्की ने क्यों सपोर्ट किया? यूक्रेन ने क्यों सपोर्ट किया? रशिया को वहां से हटाने का मामला क्यों किया गया? आज ये जो 9,000 लोग पड़े हुए हैं रशिया की फौज के घेरे के अंदर, वहां बेस के ऊपर, ये 9,000 को उनके घर पे कौन लाएगा? ये किसने किया है? ये मेरे समझ में जल्दी नहीं आता कि ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहरहाल ये कि एक टेररिस्ट को बदल देना, ये तो मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो बदल जाएगा। हाँ, उसका आप कपड़ा बदल सकते हैं, हुलिया बदल सकते हैं, जहनियत नहीं बदल सकते। जहनियत चलिए मान लिया आपने बदल दिया, तो आप जो है उसके साथियों को कैसे, क्या ये तमाम टेररिस्ट को पकड़ के जौलानी दे देंगे? क्या इनके हथियार सरेंडर करवा देंगे? क्या इनकी डेंस बंद करवा देंगे? क्या वो और उनको खुद खतरा हो जाएगा? नहीं, ऐसा करेंगे तो खुद खतरे में आ जाएंगे। सवाल ये है कि जी सर, तो बहरहाल टेररिज्म जो है वो इनकी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। इसी की वजह से इनके हथियार बिकते हैं, इसी से इनकी मोनोपोली है। और जब जरूरत पड़ती है तो ये पेड़ नहीं खत्म करते हैं, शाखें छाट देते हैं या छटवा देते हैं, समझ रहे हैं? पेड़ नहीं खत्म करते हैं। चाहे पाकिस्तान के अंदर पेड़ लगा हो, चाहे सीरिया के अंदर पेड़ लगा हो, पेड़ की छटाई तो हो जाती है, पेड़ खत्म नहीं किया जा सकता है। और जब छटाई हो जाती है तो पेड़ और बढ़ता है। जरूरत है दहशतगर्दी के पेड़ को खत्म करने की, छटाई की जरूरत नहीं है। तो ये माहिर शौकत भारती साहब के साथ जो बातचीत हुई थी उस पर मबनी स्टोरी थी, लेकिन ये जो अमरीकी सदर का दौरा शुरू हुआ है इस पर हम मुसलसल नजर रख रहे हैं और जो भी अपडेट होगी वो हम आपको देते रहेंगे। इसलिए आप देखते रहिए रणसिंह न्यूज़।
शुक्रिया बहुत।